प्रत्यय के अंतर्गत आज हम फिर से कृत प्रत्यय पढ़ने वाले हैं और कत्वा के बाद आज हम ल्यप प्रत्यय को पढ़ने वाले हैं। विद्यार्थियों, कत्वा और ल्यप प्रत्यय दोनों ही समानार्थी हैं। समानार्थी का आशय क्या हुआ कि कत्वा प्रत्यय का अर्थ भी करके होता है और ल्यप प्रत्यय का अर्थ भी है करके, परंतु दोनों में अंतर क्या है बेसिकली। अब ल्यप प्रत्यय जो है वो वही यूज होता है, उसका प्रयोग वही होता है जहां शुरुआत में कोई उपसर्ग लगा हो या कोई उपपद आया हो। इसके अलावा ल्यप का प्रयोग नहीं होता है। कत्वा बिना किसी उपसर्ग के यूज में आ जाता है, लेकिन ल्यप प्रत्यय का प्रयोग वही होगा जहां प्रारंभ में उपसर्ग आएगा या कोई उपपद आएगा। और दूसरी बात, ल्यप में यह शेष रहता है, ल और प हट जाता है, इसकी संज्ञा होकर लोप हो जाता है। अर्थात जो भी हमें ल्यबंत मिलेगा, ल्यप प्रत्यय से जुड़ा हुआ शब्द मिलेगा, उसके अंत में हमें क्या मिलेगा, यह मिलेगा। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, आनीय। आनीय में यहाँ नी धातु है, उपसर्ग है आ और अंत में ये आ रहा है, अर्थात इस शब्द में ल्यप प्रत्यय है। पहचान कैसे हुई हमें कि अंत में यह आ रहा है और प्रारंभ में इसमें उपसर्ग आ रहा है। अब यहाँ मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं, इनके साथ हम ल्यप प्रत्यय जोड़ करके देखते हैं। हम बात कर चुके हैं कृत प्रत्यय क्रिया के पीछे लगने वाले हैं, क्रिया यानी कि धातु। अब मैंने कुछ धातुएं लिखी हैं, इनके साथ जब हम ल्यप प्रत्यय जोड़ते हैं, नी के साथ ल्यप प्रत्यय जुड़ा है, इसका मतलब प्रारंभ में उपसर्ग आएगा, तो यहाँ यह बनेगा आनीय। यहाँ प्रारंभ में आ उपसर्ग आ रहा है, इसके साथ जब हम लिख धातु के साथ ल्यप प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये बनता है आलिख्य। और इन दोनों का अर्थ क्या होगा, लिख करके और ले जा करके। अब अगला है गम में ल्यप प्रत्यय और यह बनेगा आगत्य, आगत्य जा करके। और अगला है कृश धातु। कृश धातु में जब ल्यप प्रत्यय जुड़ेगा तो ये बनेगा आकृष्य। क्या बनेगा यहाँ पे, आकृष्य। अब यहाँ हम देख रहे हैं सबके अंत में यह आ रहा है और प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा हुआ है। इसमें यहाँ एक चेंज और देखिए, यहाँ गम धातु में मैं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आगम्य नहीं बना है, यहाँ बना है आगत्य। अब हम कुछ और उदाहरण लेते हैं। इन उदाहरणों में जब हम ल्यप प्रत्यय जोड़ते हैं तो देखिए क्या चेंज आता है। भू धातु में हमने ल्यप प्रत्यय जोड़ा तो ये बनेगा समभूय। अंत में यह शेष रहता है और प्रारंभ में सम उपसर्ग है यहाँ पर। इसी प्रकार से श्रु धातु में जब जुड़ेगा तो ये बनेगा संश्रुत्य। अगली धातु है पृच्छ धातु, इसमें जब ल्यप प्रत्यय जुड़ता है तो ये बनेगा संप्रच्छय, संप्रच्छय। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज इस चीज का भी देखना है, यहाँ प्रय इस तरह का था लेकिन यहाँ पे संप्रच्छय में इस तरह का प्रय आया है, तो यहाँ ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अंत में यह आ रहा है लेकिन प्रारंभ में उपसर्ग का आना आवश्यक है। यहाँ कुछ और धातुएं लिखी है मैंने, इनमें जब हम ल्यप प्रत्यय जोड़ते हैं तो देखिए क्या चेंज आता है। हस में ल्यप प्रत्यय जुड़ा तो यह बनेगा विहस्य। विहस्य में हम देख रहे हैं वी उपसर्ग है, हस धातु है और यहाँ पर यह शेष है, यह ल्यप प्रत्यय का शेष है। दृश धातु में ल्यप प्रत्यय जोड़ने पर यह बनता है प्रदृश्य, प्रदृश्य। क्री धातु में ल्यप प्रत्यय जोड़ने पर क्या चेंज आता है, क्या परिवर्तन है, यहाँ बनेगा उपकृत्य। अब यहाँ प्रश्न उल्टा भी पूछ लिया जाता है आपको यह शब्द दे करके और यहाँ आपसे पहचान करवाई जाए कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ हमारे पास पहचान के लिए यह है, यहाँ पे ल्यप प्रत्यय है और सबसे बड़ी पहचान इसमें प्रारंभ में उपसर्ग आना आवश्यक है। तो यहाँ हमारे पास उप प्रत्यय है, सॉरी उप उपसर्ग है
यहाँ पे प्रय उपसर्ग है, यहाँ पे भी उपसर्ग है। अगली धातु देखिए, पा के साथ जब हम ल्यप प्रत्यय जोड़ते हैं तो यह आपीय या निपीय दोनों ही शब्द बन सकते हैं। अब आप दोनों में अंतर देखिए, जब हम इसमें कत्वा प्रत्यय जोड़ते हैं तो यह हसित्वा बनता है, हस कत्वा हसित्वा, और यहाँ बना है यह विहस्य। अर्थ हालांकि दोनों का एक ही है, क्योंकि यह दोनों ही प्रत्यय समानार्थी हैं, ल्यप भी और कत्वा भी। तो हसित्वा का अर्थ और विहस्य का अर्थ दोनों का एक ही है। दृश्य में जब हम ल्यप प्रत्यय जोड़ते हैं तो यह बना है प्रदृश्य, जबकि कत्वा प्रत्यय के साथ जब हमने जोड़ा था तो यह बना था दृष्टवा। इसी तरह से क्री धातु में कृत्वा बना था और अब यहाँ बना है उपकृत्य। पा धातु में वहां बना था पीतवा कत्वा प्रत्यय के साथ और यहाँ बना है आपीय और निपीय।